हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज से जो है हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आज से हम देखेंगे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्य शास्त्र। तो आज से हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं काव्य शास्त्र से, उसको हम देखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आप इसी क्लास में चीज़ों को याद करते हुए चलें, क्योंकि अब ज़्यादा तो टाइम है नहीं सभी के पास। तो काव्य शास्त्र का टॉपिक जो है एक बार यूट्यूब यहाँ पे चल जाए, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर क्लास पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो शेयर भी कर दीजिएगा। ज़रूरत तो सभी को है, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आज से हम शुरू करते हैं पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो पुस्तक है वहाँ से भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले हम देखेंगे काव्य स्वरूप। देखिए, इकाई 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 में सबसे पहले है भारतीय काव्य शास्त्र, और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे कि काव्य स्वरूप के विषय में। और इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्य लक्षण, कि काव्य लक्षण जो है अलग अलग विद्वानों ने कौन कौन से काव्य लक्षण बताए हैं। तो सबसे पहला देखिए आपके सामने है शब्दार्थों सहित काव्यम। ये जो काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा जो है आचार्य भामह के द्वारा दी गई है, शब्दार्थों सहित काव्यम। इसके जो प्रतिपादक आचार्य हैं इस लक्षण को देने वाले, वो हैं आचार्य भामह। देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सहित शब्द है, सहित, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसे हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है भामह, तो भामह में से भा को अलग कर दीजिए और मह को अलग। तो भा से आप बना लीजिए भाभी और मह से आप बना लीजिए माँ। तो आप अपनी निजी जिंदगी में देखे होंगे, अक्सर सभी के घर में होंगी, भाभी भी होंगी और माँ भी होंगी। तो आपने देखा होगा जब भाभी और माँ दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, जैसे साथ में किसी बात को लेकर बहस हुई तो क्या होता है, शब्दों के साथ साथ उसके अर्थों पर भी वो लोग बहस चालू कर देते हैं। शब्द अर्थ को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि पुरानी चीजें भी सामने ला के रख देंगे, अर्थ का अनर्थ भी करने लगेंगे। जब बातें बढ़ती है ना, तो बढ़ते बढ़ते यही तो होने लगता है लड़ाई झगड़े में। तो आप बस यहाँ से इनको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि भाभी और माँ जब सहित साथ में आती हैं तो क्या होता है, सब कुछ जो है बातचीत शुरू करेंगी तो उनके पूरे खानदान पे उतर जाएंगी, या फिर माँ जो है उनके खानदान पे उतर जाएंगी, या भाभी जो है पूरे घर के बारे में बताने लगेंगी। तो शब्द अर्थ सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। तो सहित शब्द आएगा तो आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं। ये कथन जो है वो किसका है, तो वो है, जो परिभाषा दी गई है वो हो गई भामह की। सहित शब्द को याद रखिएगा, तभी आपको चीजें अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। आगे हम बात करते हैं, अगला जो काव्य लक्षण का परिभाषा दिया गया है वो है तद दोषो शब्दार्थ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ये जो परिभाषा दी गई है ये आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। क्वापी को ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉफी बोला जा रहा है। कैसा लग रहा है क्वापी बोलने पे, ऐसा लग रहा है कॉफी बोला जा रहा है। तो आप बताइए, जब आपको कॉफी पीना रहता है तो आप किससे मांगते हैं घर में, मम्मी से ही तो मांगते हैं, कहते हैं मम्मी प्लीज मुझे कॉफी दीजिए। तो जब भी कॉफी शब्द आपको दिखेगा तो आप यहाँ से इनको कॉफी बनाइएगा। और कॉफी हम किससे मांगते हैं घर में, तो मम्मी से मांगते हैं, क्योंकि मम्मी हमारे घर में जो है खाना वगैरह बनाती हैं। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है काव्य लक्षण की परिभाषा वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी है, विश्वनाथ की है। तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं पूरे विश्व में रस है।
रसात्मक है ना, तो यहाँ से रसात्मक शब्द को पकड़िएगा और यहाँ से विश्व। तो कहते हैं कि पूरे विश्व में, ये जो पूरा विश्व है हमारा, इस पूरे विश्व में जो है पूरे विश्व में रस है। पूरे विश्व में क्या है, तो पूरे विश्व में रस भरा पड़ा है। तो रस की बात जब भी आएगी तो आप तुरंत लगाइएगा विश्वनाथ को। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे आसानी से। आगे हम पढ़ेंगे रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य लक्षण की जो अगली परिभाषा है वो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, जो कि पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। तो यहाँ पे आप रमणीय शब्द को लीजिएगा, रमणीय शब्द को लीजिएगा तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि जग जो है हमारा, ये जो जग है, ये जो संसार है, ये जो जग है, ये कैसा है, ये रमणीय है। ये कैसा है, ये जग रमणीय है, सुंदर है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो जग है वो कैसा है, वो बड़ा ही रमणीय है। तो याद हो जाएगा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसका है, तो ये है पंडित राज जगन्नाथ का। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग्य योग्यता, बहुवृत्त रस मार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो ये बात किसने कही है, ये भरत मुनि ने कहा है। इतना ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछ सकता है कि काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किसने किया है, तो वो किया था आचार्य भरत मुनि ने। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जो 7 तत्व हैं काव्य के, ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। और कहा किसने था, तो भरत मुनि ने कहा था। आगे हम देखते हैं, इसे काव्य के रूप में इन्होंने लिखा भी है। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्त मनृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये जो पंक्ति कही गई है ये भरत मुनि के द्वारा कही गई है, जो कि काव्य के माध्यम से है। और इसी को अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पंक्ति लिख के पूछ लेता है कि ये जो पंक्ति कही गई है वो किसके द्वारा कही गई है। तो ये भरत मुनि के द्वारा कही गई है। उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें ये लाइन आपको मिलती है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। वैसे देखा जाए तो काव्य लक्षण का जो प्रारंभ है वो भरत मुनि ने किया था, लेकिन जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें जो है, जब भरत मुनि ने काव्य लक्षण की परिभाषा दी थी तो थोड़ा सा वो संस्कृत निष्ठ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, और विद्वान आते गए, फिर उसको और थोड़ा सा इजी बनाते गए। तो अगर यहाँ पे आ जाए कि वास्तविक काव्य लक्षण की बात कर दे तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक काव्य लक्षण का जो प्रारंभ है वो भामा से माना जाता है। और भामा ने परिभाषा क्या दी थी, ये इन्होंने कहा था कि शब्द और अर्थ के सहभाव, यानी कि शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। किसने, आचार्य भामा ने। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो इसको अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि ये भामा का है। इसे हमने कैसे कनेक्ट किया था, भाभी और माँ जब दोनों साथ में आते हैं तो दोनों क्या करते हैं, शब्द अर्थ सब कुछ जो है शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़े में जितनी भी बातें रहती हैं वो उनको नीचा गिराने में नहीं छोड़ती हैं, वो उनको नीचा दिखाने में नहीं छोड़ती हैं। तो शब्द अर्थ सब कुछ रख देते हैं जब साथ में आते हैं। तो यहाँ से आप इनको याद कर लीजिएगा। और अगर आ जाए कि वास्तविक काव्य लक्षण का जो प्रारंभ है वो किससे माना गया है, तो वो भामा से होता है। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। आगे है, आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। यानी कि दंडी के विषय में क्या कहा गया है, शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, ये आचार्य दंडी ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब
जब हमारे शरीर पर कोई ताव, मतलब जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कोई कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और लड़ाई झगड़े में जब इंसान गुस्से में आता तो कहते हैं भैया ये तो ताव में आ गए। और ताव में आके वो क्या करें, वो डंडे से अगर आपके शरीर पर वार कर दें, मार दें, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, अगर ताव में आकर कोई आपके शरीर पर एक डंडा मार दे तो क्या होगा, आपका जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो डंडे से आप याद रखेंगे दंडी को। इस तरीके से इनकी जो ये काव्य पंक्तियां हैं इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। आगे कहते हैं रीतिरात्मा काव्य से। रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना, अर्थात विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मक। इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पद रचना है। आगे है, अगला पॉइंट है ननु शब्दार्थो काव्यम। यह सूत्र किसका है, तो यह रुद्रट के द्वारा दिया गया सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए इनको हम कैसे याद रखेंगे, लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये जो सूत्र है ये है रुद्रट का। आपको अगर ध्यान होगा तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, वो किसका था, वो भाभी और माँ वाला रिश्ता जो हमने जोड़ा था। अगर सहित शब्द आ गया तो भाभी और माँ यानी कि भामा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सहित शब्द नहीं है इन दोनों के बीच में, बल्कि यहाँ पे ननु लगा है। तो आप उसी ट्रिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि जब भाभी और माँ साथ साथ में लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 करके सब कुछ, सबकी पोल पट्टी खोल देते हैं। वो उनके फैमिली की पोल पट्टी खोलेंगे तो वो उनके फैमिली की, तू मैं। और जब यही लड़ाई विकराल रूप धारण करती है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है और लोग रौद्र रूप में आ जाते हैं, तो रौद्र रूप में जब आएंगे तो रौद्र से आप रुद्रट को कनेक्ट कीजिएगा। जब रौद्र रूप में आते हैं तो कहते हैं ना अब मुझे साथ में नहीं रहना है। भाभी और माँ दोनों आपस में डिसाइड करती हैं अब मुझे नहीं रहना है। भाभी कहेंगी मुझे माँ के साथ नहीं रहना, माँ कहेंगी मुझे अपने बहू के साथ नहीं रहना। ये तो बहुत लड़ाकू है। तो ननु शब्द आया तो क्यों ननु, नहीं रहना है, यानी कि उनका रौद्र रूप। जब गुस्से में आ गई तो डिसीजन ले लेंगी, या तो ये रहेंगी या तो हम रहेंगे। तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइन किसकी है, रुद्रट की। और जब साथ में लड़ते हैं तो कौन लड़ता है, भाभी माँ। दोनों को एक साथ आप कनेक्ट करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये आचार्य कुंतक का है। तो देखिए इन्हें हम कैसे याद रखते हैं, यहाँ पे लिखा है वक्रोक्ति। अगर हम वा को बा बना दे तो बा से हो जाएगा वक्रोक्ति, ठीक है, बा से हो जाएगा वक्रोक्ति। और इसको हम कह सकते हैं बकना। तो कहते हैं ना कि इतना बको, बको मतलब बोलना, इतना बको कि कान तक जाए। कान से हो जाएगा कुंतक और बकने से हो जाएगा वक्रोक्ति। तो यहाँ से आप इनको सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है, तो ये है आचार्य कुंतक का। अब हम आगे देखेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये जो पंक्ति है किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है ये आचार्य केशवदास की है। अब देखिए ये भी पंक्ति परीक्षा में पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ से आप लीजिए केश शब्द और इसमें जो पहली लाइन लिखी है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। तो देखिए कहते हैं सुजाति यानी कि सुंदर जाति, और यहाँ पे लिखा है सुलक्षणी। तो एक होता है कुलक्षणी, जैसे जो जब किसी घर में कोई लड़की सही नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं कि उसका चाल ढाल नहीं अच्छा होता है या बहुत अलग स्वभाव की होती है, उसका नेचर अलग है, तो कहते हैं हमारे घर में तो कुलक्षणी आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सुलक्षणी लिखा है, यानी कि अच्छे नेचर वाली। तो आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। यद्यपि सुंदर जाति की और सुलक्षणी कोई हो उसके केस भी सुंदर होते हैं। अगर कोई आपके घर में अच्छे कास्ट के लोग, मतलब कह सकते हैं, वैसे तो हर जाति अपने में अच्छा होता है, बस याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई अच्छी लड़की आ जाती है, अच्छे जात में है, तो उसके केश भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं तो चीज़ें याद रहेंगी
केशवदास, हमें केशवदास को कनेक्ट करना है तो केशवदास से आप केस लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। अगली पंक्ति है, कोमल शब्द निबद्ध सुवृत अलंकार में मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपाश कवि गहे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी केशवदास की पंक्ति है। कहते हैं कोमल शब्द निबद्ध सुवृत अलंकार में मोहन चित्त। भाई कभी कभी क्या होता है, लड़कियों के केश अगर अच्छे होते हैं ना तो वो भी लोगों के चित्त को मोह लेते हैं, लोगों के मन को मोह लेते हैं। कहा जाता है ना, लड़कियों के, अगर लड़की सामने से भले ही ना अच्छी हो लेकिन अगर उसके बाल अच्छे हैं तो उसकी सुंदरता जो होती है चार गुनी बढ़ जाती है, कह सकते हैं। और ऐसा होता भी है। खैर आज के टाइम में तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या ही कह सकते हैं उसके विषय में, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं सभी के। बट हमें अगर याद करना है तो आप यहाँ से ये लाइन पकड़ सकते हैं, कोमल शब्द। एक तो कोई कोमल शब्द, कोई मीठा शब्द बोलने वाला हो और ऊपर से उसके केस भी अच्छे हों तो क्या होगा, वो व्यक्ति के चित्त को मोह लेगा। मोहन चित्त है ना, वो व्यक्ति के चित्त को मोह लेगा। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ये किसकी पंक्ति है? केशवदास की है। यहाँ से मोहन चित्त और कोमल शब्द, ये दोनों को आप लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये पंक्ति किसकी है, तो ये है केशवदास की। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन कही गई है, शगुनालंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोय। ये जो पंक्ति कही गई है ये चिंतामणि के द्वारा कही गई है। ये भी परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो चिंतामणि के द्वारा। कहते हैं सगुनालंकार सहित दोष रहित जो होए। देखिए सगुना अलंकार, सा गुण, मतलब कि गुण के साथ अलंकार हो, मतलब अलंकार में अगर गुण होता है वो साथ में रहे लेकिन वो दोष रहित हो। जो भी अलंकार ये बना रहे हैं उसके विषय में कहते हैं कि वो अलंकार में कोई दोष ना रहे। वो कैसा हो, वो गुण सहित हो, गुण सहित हो, उसमें कोई दोष ना हो, इस बात की चिंता लगी रहती है। भाई जो कवि है, जो लेखक है, वो क्या करेगा, वो चाहेगा ना कि वो जिस भी अलंकार का प्रयोग कर रहा है या फिर जो भी काव्य लिख रहा है वो गुण से भरा हो, उसमें कोई दोष ना हो। अगर दोष रहेगा तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चाहता है कि दोष ना रहे, और जब दोष ना रहे तो इसके लिए उसके दिमाग में हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो वो जिस काव्य की रचना कर रहा है उसमें कोई दोष भी आ जाए। तो चिंता से याद हो जाएगा, चिंतामणि के द्वारा ये कहा गया मतलब ये जो पंक्ति कही गई है चिंतामणि के द्वारा कही गई है। आप इस तरीके से आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बत कहाऊ रसमय जो है कवित कहावे सोए। यह पंक्ति किसकी है, तो ये भी चिंतामणि की पंक्ति है। आगे है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण मैं करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है कुलपति मिश्र की। कहते हैं जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार। ये जो हमारा जो जगत है, जगत यहाँ पे आप परिवार से ले लीजिए, अपने घर से ले लीजिए। कहते हैं ये जो हमारा जगत है, ये हमारा जो घर है, अद्भुत घर, इस घर में जो चमत्कार होता है, लोकोत्तर चमत्कार, इस घर में जो चमत्कार होता है वो कौन कर सकता है, वो हमारे कुल के पति ही कर सकते हैं। कुल के पति यानी हमारे घर में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे बाबा हो गए, पापा हो गए, वही हमारे घर में इस तरह के चमत्कार कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो वो चमत्कार ही हुआ। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो अगली पंक्ति कही गई है वो है जगत अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, वह लक्षण मैंने कियो, समुझी ग्रंथ बहुचित। ये जो पंक्ति कही गई है ये भी कुलपति मिश्र के द्वारा कही गई है, और ये जो उनका एक ग्रंथ है वो है रस रहस्य। तो रस रहस्य से ये इनकी रचना है। रस रहस्य में ये वाली जो लाइन कही गई है वो रस रहस्य नामक इनके ग्रंथ में मिलती है, जो कि कुलपति मिश्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अभी हमने एक पढ़ा है इसके पहले कि जगत अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, वो किसका था, कुलपति मिश्र का था। और सेम
वैसे ही मिलती जुलती एक और पंक्ति कही गई है, ये भी कुलपति मिश्र की है। तो इसमें है जगत अद्भुत सुख सदन। तो देखिए जगत यहाँ पे आप घर से ही लीजिए, घर में, हमारे घर में जो भी अद्भुत चीजें कुछ होती हैं, और हमारे सदन, सदन मतलब घर है ही, हाँ, तो सुख सदन, हमारे घर में हमारा घर सुखी रहे, इसका ध्यान कौन रखता है कि सब कोई, पूरा परिवार जो है वो खुशी से रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, इसका ध्यान कौन रखता है? तो वो है कुलपति मिश्र। कौन रखते हैं? हमारे जो कुल के पति होते हैं, हमारे जो बाबा होते हैं, पापा होते हैं, जो हमारे कुल के पति होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, उन्हीं, वही जो है, वही इस घर में चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे। तो सुख सदन हो गया या लोकोत्तर चमत्कार हो गया, दोनों को आप कनेक्ट करके आसानी से याद रख सकते हैं। किसकी चिंता कौन करता है? वो हमारे कुल के पति ही हैं, जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये जो पंक्ति है ये देव के द्वारा कही गई है। कहते हैं शब्द जीव तिहि अर्थ मन, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, और चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। ये कौन कह रहा है? ये देव के द्वारा कहा गया है, और उनका जो ग्रंथ है काव्य रसायन, उनकी जो रचना है काव्य रसायन, उसमें ये पंक्ति कही गई है, मिली हुई है। आगे हम पढ़ेंगे, अगली जो पंक्ति है वो है, व्यंग्य जीव कही कवित्व को, हृदय सुधुनि पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनि, भूषण भूषण जानी। ये किसकी है? ये प्रताप शाही की है, जो कि उनकी रचना है काव्य विलास, उसमें से ली गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ लिखा है ना, हृदय से धुनि पहचानी, किसी के हृदय की ध्वनि को कौन पहचान सकता है? जो प्रतापी लोग होते हैं, जो प्रतापशाही लोग होते हैं, वही जो है अपने शत्रु के हृदय की ध्वनि को पहचान सकते हैं। भाई जो प्रतापी लोग होते हैं, युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, वो कैसे समझ जाते हैं कि ये हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारा जो है पक्षधर है, सहयोगी है, या हमारे विरोध में है। वो उसकी हृदय की ध्वनि को भी पहचान लेते हैं। कौन? जो प्रतापी लोग होते हैं, प्रतापशाही लोग होते हैं। तो आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। हृदय से ध्वनि पहचानी, हृदय की ध्वनि को कौन पहचान सकता है? जो प्रतापशाही लोग होते हैं। आगे है, शब्द अर्थ संगम सहित, भरे चमत्कृत भाए, जग अद्भुत में अद्भुत हिम, सुखदा काव्य बनाए। ये जो पंक्ति कही गई है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए, जग अद्भुत में अद्भुत हिम, सुखदा काव्य बनाए, ये ग्वाल कवि की है, और इनका जो ग्रंथ है रसिकानंद, इससे लिया गया है। तो देखिए इन्हें हम कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए जो ग्वाल होते हैं, वो ग्वाल से आप इनको कनेक्ट कर लीजिए। ग्वाला क्या है? जो हमारे यहाँ दूध लेकर आते हैं। तो आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि संगम सहित भरे चमत्कृत भाए। देखिए जो दूध आता है, दूध से हम कितनी चीजें बना सकते हैं। एक तरह से दूध को आप संगम ही समझ लीजिए कि दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं। दूध से आप अगर चाहिए तो खोआ बना सकते हैं, दूध से आप दही बना सकते हैं, दूध से आप घी भी बना सकते हैं, दूध से आप तरह तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो है ना, संगम कह सकते हैं कि एक चीज से आप कितनी चीजें बना सकते हैं, और वो ऐसी बनती है, वो चमत्कृत हो जाती है, एक चमत्कार के रूप में हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा कि ये जो लाइन है, पंक्ति है, वो किसके द्वारा कही गई है? ग्वाल के द्वारा कही गई है। और ग्वाल का जो ग्रंथ है रसिकानंद, उसी से लिया गया है। और अगर कभी भूल जाइए तो याद रखिएगा कि जब दूध से कोई चीज़ बनती है तो उसमें मतलब जब हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो मिठाई में रस निकलता है ना, और बड़ा ही आनंद देता है। तो रसिकानंद, यहाँ से आप इनके जो ग्रंथ हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं किसमें ये लाइन कही गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा गया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अगला कथन है, अव्यक्त ही अभिव्यक्ति जगत है, अतः
कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति, 2 बार अभिव्यक्ति शब्द आया है तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये बात कौन कहता है? तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, कुछ और कथन है। देखिए अगला जो कथन है वो है सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य शुक्ल का कथन। ये भी महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के कथन में मुक्तावस्था शब्द ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मुक्तावस्था शब्द का प्रयोग जो है शुक्ल जी ने अपने कथनों में जरूर किया है। तो ये शुक्ल जी का कथन हो गया। अगला जो कथन है वो है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये भी आचार्य शुक्ल का है। इसमें भी मुक्तावस्था की बात की गई है, तो हमने बताया है कि मुक्तावस्था शब्द जो है शुक्ल जी ने प्रयोग किया है, तो ये आचार्य शुक्ल का कथन हो गया। अगला कथन है आपके सामने, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। यह कथन किसका है? तो ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महत्वपूर्ण है ये भी कथन। आगे हम देखेंगे, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह है बाबू गुलाब राय का कथन। आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, कोई कवि है उसका जो भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया है, वो जो मानसिक भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया यानी कि उसके मन में जो भाव उठ रहे हैं वो प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक, प्रेम रूपा मतलब उसके जो भाव उठ रहे हैं वो प्रेम रूपी उठ रहे हैं। जब प्रेम रूपी भाव उठते हैं किसी के प्रति तो इंसान क्या करता है? उसके पास जाके उसे सबसे पहले गुलाब देता है, गुलाब का फूल देकर अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ये कथन किसका है? तो ये है बाबू गुलाब राय का। आगे हम देखेंगे, अगला कथन है आपके सामने, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। किसकी है? ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की जो है उनके द्वारा कहा गया ये कथन है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कथन परीक्षा में पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे, अगला जो कथन है वो है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। आप इनको कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करना, मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करना। तो आपने देखा होगा नंद, जो घर में नंदे होती हैं, भाभी ननद के रिश्ते को आप जानते हैं, तो जो ननद होती हैं वो हमेशा जो है अपने आप को सुंदर दिखना चाहती हैं, सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करना चाहती हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और कोई नहीं है, मैं ही जो हूँ सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। कल्पना के सहारे ऐसे सौंदर्य में का चित्रण करती हैं और मतलब सबसे कहती रहती हैं, सोचती भी हैं कि मतलब मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा सुंदर ना रहे। नंद यही चाहती हैं कि मेरी ही लोग तारीफ करें, भाभी से ज़्यादा मेरी तारीफ करें, मैं भाभी से ज़्यादा अच्छी दिखूं। कल्पना के सहारे वो ये चीज़ें सोचती हैं, कल्पना के सहारे ऐसे सौंदर्य का चित्रण करती हैं। कौन? जो नंदे होती हैं। और इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है।
आगे हम देखेंगे अगला जो कथन है, अभी आपको दिख रहा होगा सही से। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने में प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, लिखा है, एक बार इस कथन को फिर से पढ़ते हैं कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को, जो समाज को और समाज में रहने वाले जो सामाजिक जीवन है, लोगों का जो जीवन है, उसको भली या बुरी दिशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। तो ये भी नंद दुलारे वाजपेयी का है। आप इन्हें भी उसी रिश्ते से कनेक्ट कीजिए, नंद और भाभी के। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में भाभी आ गई हैं। अब जो लड़की ही मेरी वीडियो देख रही है वो अपने आप को सोच सकती है, घर में भाभी आ गई हैं, ठीक है, तो नंदे क्या करेंगी? नंद जो होती हैं उनका बहुत ही अहम रोल होता है फैमिली में। नंद चाहे तो भाभी को अच्छा भी बना सकती हैं और नंद चाहे तो भाभी को बुरा भी बना सकती हैं। तो कह सकते हैं कि नंदे ही तो इधर उधर जाती हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपकी भाभी कैसी हैं, तो भाई मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, और अगर भाभी उनके अपोजिट कोई काम कर देती हैं तो भाभी बहुत बुरी हो जाती हैं। तो कह सकते हैं समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने में कौन सामर्थ्य होता है? वो होती हैं नंदे। नंदे अगर चाहें तो उतना माँ का रोल नहीं होता, उतना पति का रोल नहीं होता, उतना ससुर का रोल नहीं होता जितना नंद का रोल होता है। अगर नंद अपने भाभी के सपोर्ट में खड़ी हो जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कह दे कि तो इनकी भाभी नहीं अच्छी है, इनकी बहू नहीं अच्छी है। सास अगर नंद बुरी बना दे भाभी को, तो फिर सास भी बुरी बनाएगी, क्योंकि उनकी बेटी उन्हें बुरी कह रही है, और ससुर भी बुरा बना देंगे बहू को। इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, इमेजिन कीजिएगा। और हाँ, मेरी भी भाभी हैं, मेरी और मेरी भाभी की बहुत अच्छी बनती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जिसकी बनती है मेरी जैसी, मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मेरी भाभी हैं वैसे आप लोगों की भाभी भी आप लोगों के साथ रहें, बहुत अच्छे से रहें। हमारी और भाभी की आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई है। तो लेकिन हाँ, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है कि नंदे और भाभी के जो रिश्ते हैं उसमें दूरियां आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आती हैं, वो हम अलग रास्ते पे चले गए, अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो अगला है। अगली जो पंक्ति नहीं कहेंगे, कथन कहेंगे, वो है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उच्छलित आनंद। देखिए, जब हमारे घर पे कोई आता है, कोई हमारे गेस्ट आए और वो हमें 1000 रुपए दे दिए, हमें जाते टाइम विदाई के रूप में मिलता है ना बच्चों को, और अगर हमें 1000 रुपए मिल गए तो हम क्या होंगे? हम उछलने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। तो उच्छलित आनंद, हम उछलने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कब? जब हमें 1000 रुपए मिल जाते हैं। तो 1000 से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो कथन है वो है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह बात किसने कही है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैंने 1000 बार कहा है कि मैं जो साहित्य है उसको मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला जो कथन है वो है, आत्मा भी व्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है।
यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आत्माभिव्यक्ति। देखिए अगर नगेंद्र से आप नाग को लीजिएगा, अगर हमें नाग ने काट लिया है, तो जब नाग हमको काट लेता है तो क्या आपके अंदर जो हलचल होती है आप उसको व्यक्त कर पाते हैं? नहीं, आपकी तो आवाजें ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि इतना डर रहता है कि हमको नाग ने काट लिया, मैं बचूंगा या नहीं। कभी कभी ये वाली अवस्था भी आ जाती है, ये वाली स्थिति भी आ जाती है कि आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा भी व्यक्ति, जब हम अपने अंदर की बात को व्यक्त ना कर सके, ऐसी स्थिति कब? जब हमें नाग ने काट लिया। तो आत्मा भी व्यक्ति, इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे है साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह कथन किसका है? तो ये है रामविलास शर्मा का कथन। देखिए जो रामविलास शर्मा है, इन्होंने जातीय शब्द का प्रयोग बहुत किया है अपने कथनों में। तो जातीय शब्द यहाँ पे आया है, इनको इसी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। आगे हम देखेंगे अगला कथन है कविता सबसे पहले शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन किसका है? तो यह अज्ञेय का है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए कोई व्यक्ति है, कहता है कि किसी ने बताया कि कविता सबसे पहले शब्द है, और अंत में भी यही बात हो जाती है कि कविता शब्द है। यानी कि किसने कहा? कोई अज्ञेय ही होगा, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ तो अज्ञेय होगा, तभी तो ये बात कही गई कि कविता, पहले तो कहते हैं कि कविता जो है वो सबसे पहले शब्द है, और फिर लास्ट में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। तो बीच में क्या हुआ? तो कहें बीच में तो भाई अज्ञेय हो गया। ये तो किसी अज्ञेय व्यक्ति ने ये बात कही थी, मुझे भी नहीं पता। शुरू में भी यही बात है, लास्ट में भी यही बात है। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं, ये अज्ञेय का कथन है। आगे हम देखेंगे अगला जो कथन है वो है हमारे सामने काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का कथन। कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। ये कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अगला कथन है आपके सामने साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन किसका है? तो यह पंत का कथन है, सुमित्रा नंदन पंत का कथन है कि जो साहित्य है वह अपने व्यापक अर्थ में मनुष्य जीवन की गंभीर व्याख्या है। ये कौन कहता है? ये सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। अगला कथन है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह भी कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। देखिए पंत की एक रचना है वीणा, यहाँ पे वाणी शब्द है ना, अगर इसको हम वीणा बना दे तो एक पंत की एक रचना है वीणा। तो आप यहाँ से इनको ध्यान रख लीजिएगा, वीणा या वीणा वाणी, वाणी है, वाणी को अगर वीणा बना दे तो याद रखिएगा वीणा किसकी रचना है? तो पंत की है। ये बहुत फेमस रचना है, तो सभी को याद भी होगी। आगे हम पढ़ते हैं अगला जो कथन है वो है कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन किसका है? यह है महादेवी वर्मा का। किसका है? ये महादेवी वर्मा का कथन है। तो इन्हें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। कविता को सबसे बड़ा परिग्रह बताया गया है, और आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि वह जो है वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति देती है। तो ऐसा कौन कर सकता है? कोई देवी ही होंगी, महादेवी। जो महादेवी होंगी उन्हीं के पास इतनी जो है क्षमता होगी, वही जो है विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति दे सकती हैं। और यहाँ पे जो लिखा है अगला, यहाँ पे एक शब्द है कि स्वयं महती वेदना है। तो वेदना से कौन भरा पड़ा होता है?
जो स्त्रियां होती हैं वो वेदना से भरी पड़ी होती हैं, उनकी वेदनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकती हैं। तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। आगे हम देखेंगे अगला जो कथन है वो है, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये पंक्ति किसकी है? तो ये केदारनाथ सिंह के द्वारा कही गई पंक्ति है। ये भी परीक्षा में पूछी गई है और बहुत ही अच्छी जो है लाइन कही गई है, याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह के द्वारा कही गई है। अगला जो है वो है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्ति किसकी है? यह है धूमिल की। कहते हैं जो कविता है वो शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कौन कहता है? धूमिल कहते हैं ये बात। और ये जो है लाइन सबको याद भी होगी कि धूमिल का कथन है, तो आप अच्छे से इनको याद भी रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक लाइन और कही गई है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये भी जो कथन है वो धूमिल का है। तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं ये जो कविता है ये भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये कौन कहता है? धूमिल। इनको आप याद रख सकती हैं। जो खुद धूल में मिला हुआ है, जो खुद व्यक्ति धूल में मिला हुआ है, वो हमें तमीज सिखा रहा है। वो हमें क्या सिखा रहा है? वो हमें तमीज सिखा रहा है। तमीज कौन सिखा रहा है? जो खुद धूल में मिला हुआ है, धूल में सना हुआ है, यानी कि धूमिल। और इन्हें आप याद रख सकती हैं ऐसे कि एक निर्दोष आदमी का हलफनामा, कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा, कौन से? अपराधियों के कटघरे में। तो जो खुद धूल में सना हुआ है वो हमें बता रहा है कि अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा क्या है। जो खुद धूल में सना हुआ है, जो खुद धूल में मिल गया है, वो हमें ये चीज़ बता रहा है। इस तरीके से आप इनको भी अच्छे से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो आज कल हम देखेंगे काव्य हेतु के विषय में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें भी आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आज लंबी हो गई है, क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद हो गई हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छे से कनेक्ट हो जा रही हैं और आपको याद करने में अगर आसानी हो रही है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक बार अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम उसमें थोड़ा सा और सुधार करके चीज़ों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि काव्य शास्त्र का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टफ है, हर किसी को टफ लगता है। तो यहाँ से जितना हो सके आप इनको ट्रिक के माध्यम से आराम से पढ़िए। और हाँ, अगर 2 मिनट के बजाय 10 मिनट लग रहा है तो आप पढ़िए, लेकिन ये है कि आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक पे। देखेंगे कल हम काव्य हेतु के विषय में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।